हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ऑल फाइन? ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक वायरिंग प्रैक्टिसेस पार्ट वन। दो पार्ट में बनाया हुआ इस वीडियो को। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है न केवल आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बल्कि कोई भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बार, सेल, गेल, बेल, डीआरडीओ या फिर मेट्रो या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, उस सारे एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है और रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि अगर कंसेप्ट समझ लिए हैं तो पक्का आप उसको बना सकते हैं। ये स्किप करने लायक क्वेश्चन इसमें नहीं आता है या इतना टफ नहीं आता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए और न केवल आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, बल्कि आगे आईटीआई पास करने के बाद जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, और उस एग्जाम्स की भी तैयारी साथ साथ में हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है कि कॉपर एटम्स, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो हमें पता है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एक विशेष कक्षाओं में घूमते रहते हैं। पहली कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी कक्षा में कितना आता है? ये कक्षा है, कक्षा संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स है। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 8 होंगे। तीसरी कक्षा में कितने होंगे? 18 होंगे। तो ये मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो इस तरह से हम लोग जो निर्धारित करते हैं 2n² फार्मूला है, जहां n क्या है? कक्षा संख्या है, कक्षा संख्या है। तो n की जगह पर 3 रख रहे हैं तो 3² × 2 18 हो गया। तो टोटल जो कॉपर का जो एटम्स है उसमें टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? पहली कक्षा में 2 होगा। दूसरी कक्षा में कितना होगा? 8 होगा। मैक्सिमम 8 ही रह सकता है ना। तीसरी कक्षा में अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितना रह सकता है? 18 रह सकता है। वो फॉर्मूला देखिए 2n²। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 8 10 18 28। अब बच गया टोटल कितना? 29। तो पहला कक्षा में 2 हो गया, दूसरे कक्षा में 8 हो गया, तीसरे कक्षा में 18 हो गया, तो चौथे कक्षा में कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा कक्षा में। तीसरा कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें कि कभी कभी थोड़ा सा घुमाता है, हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 है, पोटेशियम सॉरी 19 है, तो उस वैसे कंडीशन में क्या होगा कि पहला कक्षा में कितना होगा? 2 होगा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 होंगे। ये कक्षा संख्या है, कक्षा संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। 2 8। तीसरी कक्षा में क्या हो गया? 2 8 10। तीसरी कक्षा में कितना मैक्सिमम हो सकता है? आपके हिसाब से 18 हो सकता है, और यहाँ कितना बच रहा है? 9। 2 8 10 और 9 19। तीसरी कक्षा में कितना बच रहा है? 9। कितना मैक्सिमम हो सकता है? 18। लेकिन एक अपवाद भी है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, जिसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट या फिर वाह्य कक्षा, हिंदी में बोलते हैं वाह्य कक्षा। तो हालांकि वाह्य कक्षा में यहां तो चौथी कक्षा है, यहाँ कौन सा? तीसरा कक्षा है। तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18 रह सकता है, लेकिन यह अंतिम कक्षा भी है। तो अंतिम कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। 8 से ज्यादा अंतिम में नहीं रह सकता है। तो 2 8 10 8 18, तो कितना बच गया? 1 बच गया। तो चौथा किस में जाएगा? 1 होगा। तो अगर यही सोडियम पोटेशियम का अगर आ गया, आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि पोटेशियम के तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपको 9 नहीं लिखना है, कितना लिखना है? 8 लिखना है। और चौथी कक्षा में कितना होगा? 1 होगा। चलिए, यहाँ ये तो समझ गए होंगे। थोड़ा टाइम दे दिया कि इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 3 तरह के पदार्थ होते हैं। पहला होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक।
तीसरा क्या होता है, अर्धचालक है। तो हम लोगों को पता है कि चालक वह पदार्थ है जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित होती है, जो करंट है वो आसानी से प्रवाहित होती है, ठीक है। कुचालक कौन है, कुचालक वह पदार्थ है जिसमें से कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल बहुत ही कम करंट प्रवाहित होगी या नहीं के बराबर होगा। तीसरा हो गया अर्धचालक। ये क्या होता है, इसके जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो चालक और कुचालक के बीच में रहता है। पहले चालक रहता है, बाद में जब हम लोग उसको एनर्जी देते हैं तो ये क्या होता है, पहले कुचालक रहता है, एनर्जी देते हैं तो फिर चालक बनते जाता है। तो इस तरह से इसका जो प्रॉपर्टी है, कभी चालक होता है कभी कुचालक होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जो है, गुण है, चालक और अर्धचालक के बीच में होता है, तो वो अर्धचालक हुआ। तो जनरली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज कर करके इतना छोटा छोटा जो चिप बन रहा है ना, उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल से यूज होता है। देखे होंगे ना चिप, आपके मोबाइल जब खोलिएगा उसमें चिप रहता है, चिप आप यूज भी करते हो। तो वो एक चिप का मतलब छोटा सा, उसमें बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस पर इम्बेडेड होते हैं। चलिए, तो अर्धचालक पदार्थ जो होता है इसमें कौन सा है, जर्मेनियम है। तो जनरली जो अर्धचालक हम लोग यूज करते हैं वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, दो सबसे ज्यादा यूज होता है, दो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन याद रखिएगा, ये अर्धचालक है। और यूरेका एबोनाइट जो है ना, कुचालक है। एबोनाइट क्या है, कुचालक है, कुचालक है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का कुचालक है। दूसरा यूरेका और मैंगनीज, ये दोनों रेजिस्टेंस बनाने के काम में आता है। जीरो कोफिशिएंट इसकी प्रॉपर्टी है। जीरो कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम जो मटेरियल्स है, पदार्थ है, वो क्या होता है कि उनके टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उनका जो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है या फिर घटता है। अगर बढ़ता है तो उसको धनात्मक तापमान नियतांक बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अंग्रेजी में बोलते हैं। और अगर तापमान बढ़ाने पे उनका प्रतिरोध घटता है, मतलब करंट उसमें से ज्यादा फ्लो होगा, तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग टेम्परेचर कम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये दोनों ही जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलमोस्ट होते हैं। इसका मतलब आप तापमान बढ़ाएंगे भी तब भी इनके रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड मटेरियल्स में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होते हैं। जैसे कि कोई हम इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के तौर पे। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन पूछा अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो यह पता होना चाहिए क्या है, जर्मेनियम है। तो आईटीआई में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा। रेलवे के लिए मैंने इसे बता रहा हूँ थोड़ा ब्रेक करके कि ये जो है ना, क्या है यूरेका, क्या है एबोनाइट, क्या है मैग्नीज, क्या है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है तो नीमी के बुक से लिया जाता है, और ये जो क्वेश्चन है नीमी पैटर्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता चल गया ना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इसमें से कौन था, जर्मेनियम। और कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए, वही यूरेका, एबोनाइट और मैग्नीज का मैंने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियन ध्रुवता संकेत तक एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है, तो एक नियन ध्रुवता संकेतक होता है। नियन पोलैरिटी इंडिकेटर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या बोलता है, नियन पोलैरिटी इंडिकेटर। पोलैरिटी का मतलब ये हो गया, ये पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, ठीक है। तो ये जो नियन ध्रुवता संकेतक है, नियन पोलैरिटी इंडिकेटर्स है, उसमें अगर हम लोग एसी जांचेंगे तो क्या होगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होता है अंदर में, आप देखिएगा तो दो इलेक्ट्रोड्स होता है। तो अगर हम लोग एसी की जांच कर रहे हैं तो क्या दोनों इलेक्ट्रोड्स जलेगा, दो लाइट्स होता है, इलेक्ट्रोड्स का मतलब दो लाइट्स होता है, तो दोनों जलेगा या कोई एक जलेगा, दोनों जलेगा या फिर कोई एक जलेगा। तो जब एसी हम लोग करते हैं तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स जलते हैं। क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स जलते हैं। और डीसी अगर हम लोग की, अब एसी की बात हो गई कि एसी की जांच कर रहे हैं, अब डीसी की जांच करेंगे तो क्या होगा, डीसी की जांच करेंगे तो क्या होगा, केवल एक इलेक्ट्रोड्स जलेगा, एक इलेक्ट्रोड्स जलेगा, मतलब एक लाइट जलेगा, और वो भी कौन जलेगा, निगेटिव वाला, निगेटिव वाला जलेगा। तो फिर अगर
और जानना चाहते हैं विस्तार से तो पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको इतने से काम चल जाएगा कि नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर्स में एसी जांच करते समय दोनों लैंप जलता है, यही एग्जाम में भी आपका आता है। और डीसी जांच करते समय केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, वो भी निगेटिव वाला। इसमें एसी में दोनों जलता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। नेक्स्ट चलिए, कैलकुलेट द 500 वाट के, देखिए 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और नहीं जानते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन है। तो एक यूनिट कितना होता है? 1000 वाट आवर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग अगर जो पावर है 1000 वाट अगर हम लोग ले रहे हैं एक घंटे तक 1000 वाट ले रहे हैं पावर, तो वो कहलाता है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो अब देखिए इसमें 500 वाट का लैंप है। कितना वाट का लैंप है? 500 वाट का लैंप है। और कितना देर जल रहा है? 5 घंटा जल रहा है। मैंने क्या बोला? 1000 यूनिट का लैंप, 1000 वाट का लैंप 1 घंटा जलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसका मतलब 1000 वाट आवर 1 यूनिट होता है, या इसको 1 किलो वाट भी बोल देते हैं कभी हम लोग। क्या बोलते हैं? 1 किलो वाट। 1 किलो वाट इक्वल टू 1 यूनिट होता है। आपके घरों में इसी तरह से बिजली का बिल आता है, किलो वाट आवर में आता है, क्योंकि वो एनर्जी होता है, ठीक है। ऊर्जा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ऊर्जा कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? किलोवाट आवर में आता है। किलोवाट आवर में आता है, किलोवाट नहीं होता है। किलोवाट अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया? शक्ति हो गया। वाट केवल क्या हो गया? शक्ति हो गया, या फिर पावर हो गया। शक्ति या फिर पावर हो गया। तो फिर 500 गुने 5 2500 हो गया वाट आवर। 1000 वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो 2500 वाट आवर के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको यूनिट में अगर बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2.5 यूनिट। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 यूनिट डी आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? कितना पावर का लैंप है, कितने शक्ति का लैंप है और कितने घंटा जल रहा है, दोनों से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? वाट आवर। और 1000 वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तब जोड़ लीजिए 2000 वाट आवर इक्वल टू 2 यूनिट, और 500 बच गया तो 500 यूनिट इक्वल टू आधा यूनिट। तो कितना यूनिट हो गया? 2.5 यूनिट हो गया। क्लियर? इसलिए आंसर क्या हो गया? 2.5 यूनिट। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट बाय 250 वोल्ट। 100 वाट 250 वोल्ट। कोई बल्ब खरीदे हैं? बल्ब खरीदे हैं? फिलामेंट वाला बल्ब अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उस पर लिखा रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। किस चीज का इंफॉर्मेशन रहता है? कितना वोल्टेज पे काम करेगा और उसकी पावर कितनी है। बोलते हैं ना कि अरे भाई रोशनी ज्यादा चाहिए तो 1000 वाट के लाना, 1000 वाट का CFL लगाओ, वेपर 1000 वाट का लगाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट चाहिए। ज्यादा लाइट का मतलब क्या हो गया? उसको ज्यादा पावर वाला लाइट चाहिए, वो ज्यादा पावर लेगा तभी ज्यादा लाइट देगा, ठीक है। तो यही है 100 वाट 250 वोल्ट। 250 वोल्ट तो ठीक है, सप्लाई 220 से 220 230 वोल्ट जाता है, होता है। अगर 250 वोल्ट से 100 वाट इस तरह का बल्ब है तो इसका पूछ रहा है क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आपको पता है ये फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। और पावर कितना होता है? V इंटू I। पावर इक्वल टू वोल्टेज जितना आप अप्लाई कर रहे हैं और कितना उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब ये सपोज करो ये बल्ब है और हम मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि 230 वोल्ट लगा दिया है, 230 वोल्ट लगा दिया है, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करो ये जो भी करंट फ्लो हो रहा है I, और इसका प्रतिरोध है R। तो ये जो 230 वोल्ट है V इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। और जो पावर होगा वो कितना होगा? ये जो वोल्टेज अप्लाई किए वोल्टेज इंटू करंट, जो वोल्टेज है इंटू करंट, यही क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। पावर यही होता है कि कितना वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाता है? पावर होता है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं
कि R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई। ठीक है, V बाई आई। अब I की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, पावर दिया है ना 100 वाट है, और ये V दिया हुआ है, I नहीं दिया है, हम लोग I पता नहीं है, तो I इससे निकाल लेंगे, इस सर्किट से। I इक्वल टू हो गया P बाई V। इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाएंगे, I के जगह पे रख देंगे, तो V बाई आई के जगह पे P इंटू V, और इसको जब सॉल्व V ऊपर आ जाएगा तो V स्क्वायर बाई P, तो R इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई P। R इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई P। अब यहां मान रख दीजिए, V कितना है 250 वोल्ट, 250 गुने 250 डिवाइडेड बाई P कितना है 100, ये कितना हो गया, ये 0 से 0 0 से 0 कट गया, 625 ओम, ये आंसर हो गया 625 ओम। तो आप ऑलरेडी ओम का नियम पढ़ रखे, ओम के नियम में V इक्वल टू आई आर आता है ना, और पावर मैंने बताया V इंटू आई होता है, V इंटू आई गुना कर दीजिएगा V आई का, तो पावर हो जाता है। तो इससे हम लोग आई का मान निकाल लिए, P बाई V निकाल लिए, और इसमें डाल देंगे तो R का मान निकल जाएगा, या फिर आप थोड़ा मैनिपुलेट कर करके अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which law states that in a closed electrical circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops? हिंदी में कौन सा नियम यह कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा कि कौन सा नियम बोल रहा है कि ये जो भी हम लोग यहाँ पे वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज जो है ना ड्रॉप हो जाएगा। V1 मान लीजिए कि यहाँ पे आप V2 है और V लगाए हैं, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। इसका मतलब जो भी वोल्टेज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं वो इसी सर्किट में ड्रॉप हो जाएगा। अगर और एक रेजिस्टेंस है V3 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे V3 हो जाएगा। तो जितना वोल्टेज हम लोग देते हैं ना वो सब सर्किट खा जाता है, वो सब उधर ही ड्रॉप हो जाता है, कुछ वापस लौट करके नहीं आता है ना। भगवान से आते हैं हम लोग तो क्या होता है, सब यही छोड़ करके चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो वोल्टेज लगा दिया ना सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। तो ये जो नियम है वो क्या है, केसीएल, केवीएल। इस नियम को क्या बोलते हैं, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का दूसरा नियम। तो किरचॉफ्स का ये दूसरा नियम है, उसने नियम दिया था, उसने देखा था जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना सब वोल्टेज में ड्रॉप हो जा रहा है, वोल्टेज पाथ हो जा रहा है। मतलब जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये इधर जो है ना ड्रॉप हो जा रहा है, अंदर ही ड्रॉप हो जा रहा है। फिर यहाँ पे जब मापिएगा तो उतना ही वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये किरचॉफ्स का दूसरा नियम है, किरचॉफ सेकंड लॉ। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये बोलता है कि जैसे बहुत सारा तार आ रहा है, इधर से भी वायर आ रहा है, इधर से भी वायर आ रहा है, इधर से भी वायर आ रहा है, अलग अलग तरीके से वायर आ रहा है। कुछ में करंट अंदर आ रहा है और कुछ से बाहर जा रहा है, कुछ से बाहर जा रहा है, कुछ से बाहर जा रहा है। तो इन सबका जो अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ जोड़िएगा, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। जितना करंट इस नोड पर आ रहा है, नोड बोलते हैं जो जहां ज्वाइंट होता है ना उसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड पे जितना करंट आ रहा है अलग अलग सर्किट से आ रहा है उतना ही करंट निकलेगा। इसको बोलते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं, केसीएल। इसको क्या बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये किरचॉफ्स का पहला नियम है। तो आपको पहला नियम समझ में आ गया, दूसरा नियम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए। अब देखिए दो गो लैंप है, एक लैंप ये है, एक लैंप ये है, और ये दोनों क्या है 240 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 240 वोल्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है, और ये इसका वाटेज कितना है 200 वाट, और इसका वाटेज कितना है 200 वाट। ठीक है, और 240 वोल्ट 240 वोल्ट पे ये भी काम करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, ये आर निकालेंगे, पहले ये आर निकाल लेंगे,
बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, दो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है ये निकाल लेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग फिर देखेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है, और पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर होता है ना, या फिर V इंटू आई। तो दोनों में से जो भी मिल रहा है, दोनों फॉर्मूला में से जो भी वेरिएबल्स मिल रहे हैं उस वेरिएबल के साथ हम लोग कर लेंगे। तो आपको पता है इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था आपको, R इक्वल टू, अभी निकाला था ना पहले, V स्क्वायर बाई R। V कितना है 240 गुने 240, और सॉरी V स्क्वायर बाई P, सॉरी P कितना है 200, कितना हो गया 24 इंटू 24, तो कितना हो गया 24 इंटू 480 96 576, ये कितना हो गया आपका 576 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, 576 डिवाइडेड, या फिर यहीं पे डिवाइड कर दीजिए आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 200 यहां पे था, ये कट गया था इससे, तो ये से कट गया 12, तो कितना हो गया 10 प्लस 2 240 प्लस 48 288 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 288 ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया 288 ओम, और दोनों को जोड़ देंगे, सीरीज में है ना, तो कितना हो जाएगा, ये जो है सिंगल रेजिस्टेंस से अगर आप चेंज कीजिएगा 240 वोल्ट यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 288 गुने 2 576, 576 ओम हो गया। और आप इस तरह से करंट निकाल सकते हैं, करंट कितना हो जाएगा 240 बटा में 576, कितना क्या हो गया, ये आई हो गया, क्या हो गया, ये आई करंट हो गया 240 बटा में 576। अब आपको अगर पावर निकालना है, P निकालना है, तो कितना होता है V इंटू आई, V कितना है 240 वोल्ट है, और I कितना आ गया आपका 240 बटा 576, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 वाट के अराउंड आ रहा है, जब कैलकुलेशन कीजिएगा 100 वाट के अराउंड। तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई दो बल्ब अगर सीरीज में जुड़ रहा है तो उसका पावर आधा हो जाएगा, प्रतिरोध रेजिस्टेंस डबल होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध से आप इसकी तुलना कर देते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो आप प्रतिरोध पढ़े रहते हैं, प्रतिरोध क्या होता है सीरीज में जुड़ जाता है, वही चीज आपको याद रखिए। यहां बोल रहा पावर पूछ रहा है कि पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पावर सीरीज में आधा हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, आधा से थोड़ा सा ज्यादा 102 के लगभग में आ जाता है, ठीक है। और अगर इसी बल्ब को, दोनों बल्ब को अगर पैरेलल में जोड़ेगा, समानांतर क्रम में जुड़ेगा, मतलब इस तरह से जोड़ देगा, अगर समानांतर क्रम में जोड़ करके और यहाँ पे 240 वोल्ट लगाएगा, तो जो पावर है ना वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ रहा था और प्रतिरोध जुड़ रहा था, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या है कम हो जाएगा, पैरेलल में कम हो जाता है ना, सबसे जो छोटा प्रतिरोध होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जब दो बल्ब को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका पावर जो है क्या हो जाता है डबल हो जाता है, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो पावर क्या हो जाता है आधा हो जाता है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत पॉइंट में आएगा, एक दो वाट आगे पीछे आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आधा और अप्रोक्सीमेटली डबल होगा। तो किस परिस्थितियों में डबल होता है, किस परिस्थितियों में आधा होता है पावर, अगर लैंप को हम लोग सीरीज में या फिर पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं काफी कंफ्यूज करते हैं, और आपके आईटीआई में 4 बार आ चुका है क्वेश्चन, आईटीआई में 4 बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इधर से मैं मिटा दे रहा हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को समानांतर परिपथ में जोड़ो तो कुल प्रतिरोध याद कीजिए। तो आपको पता है कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि प्रतिरोध अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं, अगर ये R1 है और ये R2 है, अगर ये श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, अब ये जो दो प्रतिरोध को अगर एक प्रतिरोध से चेंज करना होगा तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है।
अगर ये इन्हीं प्रतिरोध को अगर ये समानांतर क्रम में अगर जुड़े हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं और इस तरह से जुड़े हुए हैं, इनको अगर एक प्रतिरोध से अगर आपको हम लोग को चेंज करना है, एक प्रतिरोध के इसको इनको रिप्लेस करना है, इसका मतलब क्या होता है, कुल प्रतिरोध अगर इस सर्किट का इस दोनों पॉइंट के बीच में तभी मालूम होगा ना, जब तीनों को मिलाकर कितना प्रतिरोध होगा हम लोग को पता चलेगा। तो अगर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी एक प्रतिरोध जो आएगा उसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितना 1/R इक्वल टू। तो ये जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो वही ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, तो RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज में होता है, मैंने बताया था ना सीरीज में जुड़ता है। ये सीरीज में अगर एक और प्रतिरोध हो गया, R3 है तो यहाँ प्लस R3 हो जाएगा। दूसरा RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1/RT इक्वल टू यहाँ लिखा हो ना 1/RT होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि 1/ नहीं है। तीसरा है RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये भी गलत है। नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कुछ नहीं है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, अब ये सही है, डी सही है, क्योंकि 1/R है तो R को अगर इधर लाइएगा और ये पूरे को इस साइड में लाइएगा तो क्या होगा, ये आएगा, होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ऐसे और आप देखिएगा तो ये जो है ना पूरा R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/R1, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग बनाइए, समझिए और सोचिए, इस तरह का एग्जाम्पल आता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम पूछा है, समानांतर क्रम के लिए साफ फॉर्मूला है कि 1/RT इक्विवेलेंट या फिर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 प्रतिरोध है और 4 होगा तो 1/R4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रेजिस्टर्स। अब ये रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, नाप रहे हैं, और ये ओपन है, क्या है, ओपन है, मतलब टूटा हुआ है, ओपन रजिस्टर है, ठीक है, ओपन रजिस्टर है। और हम लोग यहाँ पे ओम मीटर लगा करके इस ये जो रजिस्टर है, ये जो प्रतिरोध है उसका मान नापना चाह रहे हैं, और ये बीच में खुला हुआ है, तो क्या मान होगा इसका, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अब जब खुला ही है तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो अनंत प्रतिरोध होगा, करंट उससे तो फ्लो ही नहीं हो सकता है। करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब प्रतिरोध अनंत होगा, है ना। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, व्यास को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो बताया हुआ है लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध का नियम आपको पढ़ाया गया है। प्रतिरोध के नियम के हिसाब से जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, किसी तार का, वायर का जो लंबाई है उसके समानुपाती होगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके वृत्त के समानुपाती होता है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये जो है अनुप्रस्थ, एक एल क्या है, लेंथ है, लंबाई है, एल क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम ले लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और ये है, इसको हमने, ये जो क्षेत्रफल होगा, मतलब बेलन है, बेलन है आपका, उसको हम लोग काट देते हैं, काटने के बाद ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका, ये जो क्षेत्रफल है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होगा,
ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर इक्वल टू कितना होता है, आर इक्वल टू डी बाई टू होता है, ये पाई हो गया, डी बाई टू का स्क्वायर कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर, पाई डी स्क्वायर बाई फोर। तो आर पाई आर स्क्वायर हो गया, अगर आर के जगह पर डी बाई टू कर रहे हैं तो डी स्क्वायर बाई फोर हो गया, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अगर इस तरह से देखेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाई, ये कितना होता है, ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या फिर ये एक ही बात है, पाई डी स्क्वायर बाई पाई बाई फोर डी स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन हो गया यदि इसको व्यास को दोगुना कर दिया जाए। अब आप व्यास को दोगुना कर दे रहे हैं, अब डी को दोगुना कर दे रहे हैं, डी को क्या कर दे रहे हैं, दोगुना। अब नया जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को ए एन से दिखा रहे हैं, ए एन अगर नया अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है तो ये कितना हो जाएगा, पाई डायमीटर क्या कर दिया आपने, दुगुना कर दिया, दुगुना कर दिया, इसका मतलब 2d कर दिया, 2d स्क्वायर बाई 4, 2d स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं d बाई, अब आप इसको देख सकते हैं कितना होगा, ये हो गया कितना, पाई बाई 4 स्क्वायर, 4 इंटू डी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई डी स्क्वायर बच गया। तो प्रतिरोध में क्या होता है, व्यास को अगर आप जितना ही बढ़ाइएगा उसी अनुपात में प्रतिरोध कम होगा। ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या है, आप अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को जितना ही बढ़ाइएगा उतना ही प्रतिरोध उसी अनुपात में कम होगा। तो पहले जो प्रतिरोध था कितना था, यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक पेज आपको समझने के लिए, यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखिए हमने क्या बताया कि पाई डी स्क्वायर जो है वो नया वाला है, एन है, नया अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। पहले कितना था अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, पुराना वाला पाई बाई 4 डी स्क्वायर, जबकि मैंने बताया कि आर इक्वल टू कितना बताया, एल बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है एल बाई ए। तो पहले कितना था इसका रेजिस्टेंस, सी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं है, ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर। नया वाला कितना है, नया वाला कितना है, नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रतिरोध है क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, और इसमें देखिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो प्रतिरोध कितना गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा ना, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए डिक्रीजेज टू 4 टाइम्स। भाई देखिए इसमें बढ़ने वाला तो है ही नहीं, बढ़ने वाला तो होगा नहीं, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। 2 गुना तक बढ़ जाएगा, ये भी सही नहीं है। अब कम होने वाला है, आधा तक कम हो जाएगा। आधा कब कम होता है, जब हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करते हैं, जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तब आधा कम होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, व्यास की, और व्यास जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डायरेक्टली ना रिलेट होकर के इनडायरेक्टली रिलेट होता है, मतलब कि इस तरह से रिलेट होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। लेकिन कोई क्वेश्चन आता है जिसमें स्ट्रेट में पूछता है कि अगर किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अगर दुगुना कीजिएगा तो कितना कम हो जाएगा प्रतिरोध, आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किसको कर रहा है, व्यास को दोगुना कर रहा है, इसलिए कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 गुना आपका जो एरिया है वो कितना गुना बढ़ जा रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हो ना, इस एरिया में और इस एरिया में अंतर है ना, पाई डी स्क्वायर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, नए वाले का 4 गुना ये कम है, इससे 4 गुना कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर,
इस प्रतिरोध का नाम क्या है? तो आप लैब वगैरह में देखे होंगे, इस पर तार लपटा रहता है, तार लपटा हुआ रहता है और इस पर कुछ चलते रहता है, एक जो है स्लाइडर चलते रहता है। तो चूंकि वायर लपेट करके उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, इसी नियम से बताया ना, आर आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, जितना ही लेंथ रहेगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। तो बहुत सारा तार लपेट देते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं, तो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है और उसी पर स्लाइड करते हैं, स्लाइडर रहता है। तो उसका नाम है वार वुंड, वायर उंड रेजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्लियर? कौन सा रेजिस्टेंस है ये? वायर उंड रेजिस्टेंस। इस तरह से आपको एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ बात छोड़िए, आईटीआई के एग्जाम में जरूर आया हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट पे चलिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स बाय कलर कोडिंग मेथड्स। कलर कोडिंग मेथड्स के द्वारा प्रतिरोध का नाम बताइए। तो आप जब प्रतिरोध देखिएगा तो उसपे क्या होता है, कलर कोडिंग की हुई रहती है, कलर कोडिंग की हुई रहती है। तो कौन सी कलर कोडिंग की हुई रहती है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका? इसमें ऐड कर रहा हूं एक पेज, देखिए एक फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, यहां पे लिख दे रहा हूं गुड वाइफ। हम लोगों ने तो इसी तरह से याद किया था, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस तरह से याद करना है, लेकिन चूंकि आपको नंबर से याद रखने हैं तो याद रखने का एक तरीका होता है, कन्वेंशनल है, हमारे टीचर ने भी इसी तरह से बताया था। तो अगर आप याद कर सकते हैं तो इस तरह से इसको याद कीजिए, ठीक है? क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस आपका होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें पट्टी होता है, कलर रंग होता है। ये जो पहला दो जो पट्टी होता है उस वो वैसे ही डिजिट को लिख देते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन रहता है, सेकंड पोजीशन होता है। तीसरा जो पट्टी होता है वो 10 का पावर होता है, तीसरा पट्टी क्या होता है? 10 का पावर होता है। और चौथा जो पट्टी होता है ये दो ही कलर का होता है, तो गोल्डन होता है, गोल्डन होता है या फिर सिल्वर होता है, दो होता है। तो ये क्या है? ये बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस, टॉलरेंस का शब्द मतलब ये हो गया, बोलते हैं ना आप लोग कि सहन शक्ति खत्म हो रहा है, सहन शक्ति, तो वही बात है, टॉलरेंस कितना प्लस माइनस हो सकता है। जो हम लोग वैल्यू कलर कोडिंग से बता रहे हैं उसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है, ये बार बताएगा। ये चौथा पट्टी है, ठीक है? तो अगर इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 0 है और इसका नंबर 3 है और ये गोल्डन है, तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो होगा 10 गुने, बताया ना, ये क्या होता है? 10 का पावर है, 10 का पावर, 10 की पावर 3 प्लस माइनस, अगर ये गोल्डन है तो 5% हो जाएगा, और सिल्वर है ये हो जाएगा प्लस माइनस 5%, और सिल्वर है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10% वेरी हो सकता है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो बी का होता है 0, बी का होता है 1, ठीक है? तो इसको जो है हमें देखना है, 1 मिनट, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट भाई। ठीक है, तो कलर कोडिंग जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है। अब मैंने आपको बता दिया कि फुल फॉर्म क्या है बीबी रॉय का। तो बी क्या है? ब्लैक है, बी ब्राउन। ये क्या है? ये कलर क्या बता रहा है? ब्लैक बता रहा है, ब्लैक। ये क्या है? ब्राउन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे पट्टी ब्लैक है
तो वहां 0 होगा, ब्राउन है तो 1 होगा। ये क्या होगा? रेड। ये क्या होगा? ऑरेंज। ये कौन सा कलर हो गया? येलो। ये कौन सा कलर हो गया? ग्रीन। और ये कौन सा कलर हो गया? ब्लू। और ये कौन सा कलर हो गया? वायलेट। ये कौन सा कलर हो गया? ग्रे। और ये कौन सा कलर हो गया? व्हाइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो ये जो है ना, इस तरह से नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको याद करने में वैसे दिक्कत होगी कि कौन सा कलर का कौन सा नंबर है, तो इसलिए मैंने बताया आपको याद रखना है। बी बी रॉय, रॉय बंगाली होते हैं ना। ग्रेट ब्रिटेन, हमें इंग्लैंड में रहते थे। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। वाइफ गोरी थी इसलिए वेरी गुड वाइफ होगी। तो इसलिए आप इस तरह से रिलेट करके याद रखने के लिए है, और कोई इसका मतलब नहीं है। तो अब चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, 2 बी यहाँ पे है, 1 बी यहाँ है। पहले ब्लैक से शुरू होता है, ब्लैक ब्राउन और ब्लू बीच में होता है। ठीक है, अब जो इसको आप देखिए क्या है। ये रेड है, ये रेड है, और ये क्या है? ब्लू है। ये कौन सा कलर है? ब्लू है। और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज है ना। तो हम लोग देख सकते हैं ये रेड और ब्लू। हम लोगों को जो आगे लिखना होगा वो क्या हो जाएगा? रेड के लिए कौन सा कलर है, ब्लू के लिए कौन सा नंबर है। तो रेड के लिए कौन सा नंबर है? 2। और ब्लू के लिए कौन सा नंबर है? ब्लू के लिए कौन सा नंबर है? आप देख सकते हैं 6। तो इसलिए हो गया 2 6। यहां कितना हो गया? 2 6 इंटू 10 टू द पावर। तीसरा देखिए क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए कौन सा नंबर है? ऑरेंज के लिए मैं बताया था ना, ऑरेंज। ऑरेंज कहां है? ऑरेंज आया, ऑरेंज। ऑरेंज का है 3। तो इसलिए फिर से हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस। ये क्या है? सिल्वर 10%। तो 26 इंटू 10 टू पावर 3, 26 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस माइनस 10%। 26, ये इसमें कुछ गलत है। ठीक है, 10 टू पावर 3 को W लिख दिया है। ओके, प्लस माइनस 10% लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये W नहीं है, W नहीं है, ये 3 लिखना चाहा है, टाइपिंग में गलती हुआ। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन श्योर, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। श्योर ये क्वेश्चन से आपको निकालने आना चाहिए। इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे, उस समय हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई द अमीटर इज ग्रेजुएटेड विद नल लीनियर स्केल। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है? अरेखीय क्रम का मतलब क्या हुआ? अरेखीय क्रम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कितना दूर दूर है। यहाँ पे स्केल कितना दूर दूर है, और यहाँ पे देखिए कितना नजदीक नजदीक है। इस तरह के स्केल को अरेखीय स्केल, नॉन लीनियर स्केल बोलते हैं। कौन सा स्केल बोलते हैं? नॉन लीनियर, या फिर हिंदी में अरेखीय क्रम बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती है। तो समानुपाती जहां रहेगा वहां पे अरेखीय नहीं होगा। हमेशा अरेखीय वही होगा जहां की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई V इजकल टू आई आर है, और I इजकल टू V बाई आर है। तो R जो है, R क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियर होना चाहिए स्केल। लेकिन लीनियर इसलिए नहीं होता है कि मीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो इसमें प्लस हो जाता है, आर इंटरनल प्लस हो जाता है, और इसलिए ये क्या बन जाता है? और अरेखीय बन जाता है। तो इसलिए आंसर यही होगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते। ये आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं वो लिखा हुआ है।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा बोलते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 3 रेजिस्टेंस जो होता है वो मतलब 4 रेजिस्टेंस केस में यूज करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस यूज होता है, जिसमें एक जो होता है जिसका वैल्यू निकालना है, अननोन होता है, जिसका मान हमें मापना है, जिसके प्रतिरोध की माप को मापना है, प्रतिरोध कितना है। 3 का हमें पता रहता है कि प्रतिरोध कितना है। तो इनको इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं, 2 बाँ इधर 2 बाँ इधर, बीच में गैल्वेनोमीटर डाल देते हैं और यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं और फिर हम लोग रीडिंग लेते हैं गैल्वेनोमीटर की क्या रीडिंग। और गैल्वेनो इसको ये जो है ना, देखिए वेरिएबल है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? वेरिएबल है, वेरिएबल होता है। इसको आगे पीछे कर करके और फिर गैल्वेनोमीटर को बिल्कुल 0 पे सेट करते हैं। कहाँ पे सेट करते हैं गैल्वेनोमीटर को? 0 पे। और उसके बाद हम लोग रीडिंग लेते हैं। 3 का तो पता ही रहता है, चौथे का इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है कि अगर ये R1 है, अगर रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये Rx, x का मतलब नहीं पता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला यही है कि R3 बाई R1 इजकल टू Rx नहीं पता है बाई R2। इससे आप निकाल सकते हैं, या फिर ये हो जाएगा Rx इजकल टू कितना हो गया? R3 इंटू R2 बाई R1। R1 से भागा दे दिया, R3 R2 को मल्टीप्लाई करके, R3 R2 को मल्टीप्लाई कर करके, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर करके इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका मान पात मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस करना है, पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे ITI CBT का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से क्या होगा, हम आप इसका मान निकाल सकते हैं। ये R1 कितना है, RAB कितना है, R1 मतलब RAB है, कितना है RAB? देखिए कितना है, PAB लिखा है, PAB कितना है, RAB ये होना चाहिए, RAB होना चाहिए था, PAB लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, PAB 500 ओम। और दूसरा क्या है R2, QBC लिखा हुआ है, कितना है, ये PAB लिखा हुआ है, QBC लिखा हुआ है 300 ओम। R3 कितना है, SAD लिखा है, ये SAD ये है, ये कितना है 15 ओम है। जैसा कि मैंने बताया कि R2 और R3 को मल्टीप्लाई कीजिए वैल्यू निकालने के लिए, R3 इंटू R2 बाई R1। अभी जस्ट मैंने यहां से निकाला ना, ये इससे R3 कितना हो गया 15, R2 कितना हो गया 300 और डिवाइडेड बाई R1 कितना हो गया 500। इसको अगर कल कैंसिल कर रहे हैं 3 9 ओम आंसर आ गया, 9 ओम आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के जो प्रिंसिपल है उस पर सिंपल सा सवाल आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। करना क्या है कि इन दोनों को, सामने वाला जो है उसको गुना कर मल्टीप्लाई कर करके पहले वाले से भाग दे दीजिए, ठीक है। और आपको जिस रेजिस्टेंस का पता नहीं है वैल्यू, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट चलते हैं। अब समझ गया होंगे मुझे लग रहा है। 15 क्वेश्चन, ये 9 आंसर है। विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी? किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो मैं पहले बताया कि ऋणात्मक तापमान गुणांक कौन सा होता है, वह पदार्थ जिसको कि अगर गर्म किया जाए, जिसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक टेम्परेचर तापमान गुणांक होगा, अगर उसका प्रतिरोध घट जाए तो ऋणात्मक तापमान गुणांक होगा। तो जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, जिंक, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, जबकि मतलब धनात्मक तापमान गुणांक होते हैं। जबकि जितने भी सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है।
इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है ना, पहले तो कुछ अलग होता है, जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चालक बनते जाएगा, जितना ही गर्म करेंगे उतना ही चालक बनते जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम लोग देखें इसमें से क्या है, ये इसमें माइका है, माइका कॉपर पॉजिटिव होता है, यूरेका का पॉजिटिव होता है, मैग्नीन का पॉजिटिव होता है, क्योंकि एज रेजिस्टेंस यूज होता है। यूरेका एंड मैग्नीन का लगभग 0 होता है या फिर स्लाइटली पॉजिटिव होता है, और अब्रक का जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। चलिए याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है आईटीआई में, बोलिएगा मत। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत राशियां कौन सी है, ओम के नियम से संबंधित। ओम का नियम आप लोग जानते हैं, ओम का नियम क्या बताया था, ओम का नियम ये बताया था कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच अगर ये पॉइंट है, इनके बहने वाली धारा, इसमें जो आई होगा वो इस पे अप्लाइड जो भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके समानुपाती होता है। किसी दो पॉइंट के बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उस पे जो वोल्टेज डालते हैं, लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके समानुपाती होता है। कब, जब बाकी सारी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस को नियत रखा जाए या फिर कांस्टेंट रखा जाए, मतलब न दाब चेंज कर रहे हैं, न तापमान चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में जो धारा प्रवाहित होगी V के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम लोग ये सिर्फ इसे बोलते हैं V इक्वल टू आई। ये किसका नियम है, वोल्टेज का, ओम का नियम। तो अब देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी राशियां हैं, वोल्टेज है, करंट है, विद्युत धारा है और प्रतिरोध आर है। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, ये आंसर होगा। प्रतिरोधकता अलग चीज है, प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोध की गुण है प्रतिरोधकता, ठीक है। जैसे हम लोग इंसान है ना, हम लोग इंसान है, हमारे कुछ गुण होते हैं, वो गुण जो है ना प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन पैरेलल सर्किट्स। ये जो पैरेलल सर्किट्स है उसमें आपको R2 का वैल्यू बोल रहा है, R2 का वैल्यू कितना होगा, ये R2 का वैल्यू कितना होगा। अब वोल्टेज लगाया है, करंट पता है, और R2 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को R2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों को पता है कि 1/R इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू R1 कितना है 8, 1/8 प्लस R2 कितना है नहीं पता है, x मान लीजिए, नहीं पता है ना, कुछ भी मान लीजिए। 1/R3 कितना है 3 ओम्स हो गया। अब जो है ये 1/R इक्वल टू है, 1/R इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि आप टोटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा V/I, मतलब कि V कितना है ओम्स लॉ से V/I हो जाएगा। V कितना अप्लाई किया है 24 वोल्ट, और I कितना है 15 एम्पियर। टोटल कितना हो गया, ये R इतना हो गया। तो अब ये R और ये R दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/R कितना हो गया, 1/R कितना हो गया 15/24, उलट दीजिए। अब 1/R इक्वल टू 15/24 है, 1/R इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 1/R की जगह पे इसको हम लोग डाल दिए 15/24 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो 1/3 प्लस 1/8 अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/24, 3 प्लस 8 11/24, ये हो गया कितना 11/24 प्लस 1/x इक्वल टू 11/24 प्लस 1/x। इसको चलिए मैं थोड़ा पेज ले रहा हूं अलग से, और उसके बाद में मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूं। ऐड किया तो
ये कितना था 15/24, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 था ना। तो 1/8 प्लस 1/3 था, प्लस 1/r3 हो गया। तो 1/r3 कितना हो गया, और 1/r3 इक्वल टू हो गया। इसको जो है ना हम लोग बाहर निकाले, इसको इधर लाए, या फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, एक ही बात हो गया। ये हो गया 15/24 प्लस इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 11/24 आएगा। ठीक है, 4/24 1/6, तो 1/r3 इक्वल टू 1/6, ये क्रॉस और हो गया 1/r3 इक्वल टू 1/6, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 6 ओम्स आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, 6 ओम्स आ गया। आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया, 6 ओम्स हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे है ना, आंसर कितना हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। आंसर ये आपका हो जाएगा 6 ओम्स। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनाने आने चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। एक तो ओम के नियम से हम निकाल दिए कि ये जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, ओम के नियम से। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, सीरीज में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो दिया हुआ है। तो 1/V/I कर दिए, V था 24 वोल्ट, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये 24 वोल्ट लगाया है ना, 24 वोल्ट ही है, 24 वोल्ट है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 15 एम्पियर है, दिया हुआ है 15 एम्पियर। तो 24/15 1/R कर दिया, इसलिए कि यहाँ पे 1/R में आ रहा है। अगर स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम इसको उल्टा करने लगे, माइनस करने लगे, तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, 1/R को यहाँ पे 1/R की जगह पे रख दिया, फिर सॉल्व कर लिया, और हमें ये जो अननोन रेजिस्टेंस था उसका वैल्यू मिल गया, और ये आया 6 ओम। जस्ट मैंने दूसरा पेज लेकर कर दिया आपका, इसको ध्यान से आप कीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट्स विद वन ब्रांच ओपन। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो जैसे ही कुछ आ रहा है आपको तुरंत डायग्राम ड्रा करना है। मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये कुछ खुला हुआ शाखा है, टूट गया है, और यहाँ पे हमने 24 वोल्ट लगाया हुआ है, 24 वोल्ट लगा कर रखी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे तो कितना आएगा, इस दो पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो कितना आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका शाखा खुला हुआ है तो जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो सेम वोल्टेज मिलेगा। तो क्या है, करंट विल रिमेन सेम, नहीं करंट कैसे नहीं, करंट तो सेम नहीं रहेगा, सेम करंट नहीं प्रवाहित होगा, खुला हुआ है, करंट प्रवाहित ही नहीं होगा। होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। ये तो सही है कि सर्किट जो है ना कार्य नहीं करेगा, ठीक है। नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज इन ओपन ब्रांच, खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो ये है कि अगर एक शाखा खुली है, समानांतर परिपथ बोल रहा है, सॉरी समानांतर परिपथ बोल रहा है कि ये है समानांतर परिपथ है। समानांतर परिपथ का मतलब ये परिपथ है, और यहाँ पे क्या है, एक ओपन सर्किट, ये पहले रेजिस्टेंस था लेकिन ओपन हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज अप्लाई कर रखा, तो क्या होगा, तो समान धारा तो नहीं, इसमें क्या होगा, समान धारा सब में बनी रहेगी, इधर से समान सेम धारा प्रवाहित होगा, ये तो सही नहीं है। दूसरा पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ये टूटा हुआ है ना, ये परिपथ तो कार्य करेगा ही करेगा। नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये सही है, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, उस ब्रांच में कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि खुल गया ना, ओपन हो गया। यहाँ से रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस जल गया, यहाँ से रेजिस्टेंस जल गया, खुला है, तो कहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो यही सही है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा ड्रा कर लीजिए सर्किट, उसके बाद इसको बनाइए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। मैंने प्रतिरोध का नियम बताया है, फिर से लिख रहा हूं, L/A, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यही है, ये जो प्रतिरोधकता यही डिफाइन करता है, प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, R इंटू A/L, और हम लोग डायमेंशन अगर निकालेंगे तो R का ओम होता है, A का मीटर स्क्वायर होता है, और L का मीटर होता है। अगर हम लोग इसको स्क्वायर कैंसिल कर दे, ओम मीटर हो गया, ओम मीटर क्या हो जाएगा, ओम मीटर।
ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर जो भी है, तो ओम मीटर आपका ये आंसर होगा। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। रेजिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करना है तो उसका ओम होता है। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स। हिंदी में पढ़िए, सर्किट ब्रेकर्स में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है कि एमसीबी है ना, एमसीबी, उसको जब आप ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से स्पार्क निकलता है, और वो जो स्पार्क को अगर क्वेंच नहीं किया जाए, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, बोलिए। हाँ फाइन फाइन, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, क्लास ले रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, चेकिंग स्पॉट सिटी यमुना एक्सप्रेस पे। हेलो, ओके फाइन। तो ये जो आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार उसमें प्रतिरोध लगाते हैं, प्रतिरोध इस तरह का लगाते हैं जो कि जैसे ही आर्क होगा ना, ऐसे तो उसका प्रतिरोध हाई रहेगा, और जैसे ही आर्क उत्पन्न होगा, वो जो रेजिस्टेंस होगा, जो हम लोग प्रतिरोध लगाएगा, उसका प्रतिरोध जीरो हो जाएगा। मतलब आर्क जैसे आएगा ना, प्रतिरोध जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और शुरू में प्रतिरोध क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो उस वो जो मटेरियल्स होता है उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। क्या बोलते हैं? वेरिस्टर। वेरिस्टर आर्क समन सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिस्टर्स लगाते हैं। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा सही है। वेरिस्टर से, वेरिस्टर क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिस्टर क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर है। आई हैव टू चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर इज 20। हाँ दैट इज करेक्ट। वेरिस्टर का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये होता क्या वेरिएबल रजिस्टर में, कि जैसे ही आर्क उत्पन्न होता है, हीटिंग होती है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। वैसे रेजिस्टेंस हाई रहता है, मतलब रेजिस्टेंस वेरी करता है। किस पे वेरी करता है, आर्क पे। आर्क से हीटिंग होता है, हीटिंग से रेजिस्टेंस क्या है, वेरी करता है, चेंज होता है, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम। तो ये जो वेरिस्टर है, ये क्या हो गया, टेम्परेचर जब भी गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से थर्मिस्टर्स जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सेंसिस्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और एलडीआर कैडमियम सल्फाइड का होता है, वो लाइट डिपेंडेंट होता है। जब उसमें लाइट पड़ता है ना, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है ड्रॉप हो जाता है, उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। हेवली डोप्ड मटेरियल होता है कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ वेरिस्टर्स याद रखना है। ठीक है, तो इसका यूज अगर आपको देखना है तो वो भी आगे बता देंगे। नेक्स्ट है, फिर से आ गया, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। अब आपको बताना है क्या प्रतिरोध है। ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, और ये क्या है, गोल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला बताया, बीबी रॉय, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये जीरो ब्लैक है, ये क्या है, ब्लैक है। ब्राउन है, 1 2 3 4 5 6 6 7, ये क्या, वेरी गुड, हाँ, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो अब देखिए यहाँ पे रेड है, रेड के लिए कौन सा लेटर है, 2 है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 2 होता है, फिर इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे होता है, तीसरा जो होता है, और चौथा प्लस माइनस यहाँ पे चौथा होता है। तो पहला डिजिट में क्या हो जाएगा, रेड, रेड का क्या है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये तो अब खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं 3 वाला। अब 2 को बचा। अब इसमें देखिए,
उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन के लिए क्या है, अब देख सकते हैं 5। ग्रीन के लिए क्या है 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 2.5 इंटू इतना, ठीक है 10⁻3। ये ऐसे नहीं है, पावर नहीं डाला हुआ, 10⁻3 है, ठीक है। तो आंसर जो है आपको देखना है कि आंसर सही आंसर क्या है। तो 25 में से पता चल गया, 25 इंटू 10⁻। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पावर ऑरेंज। ऑरेंज का क्या है 3, 10⁻3 प्लस माइनस 10%, क्योंकि क्या है ये गोल्ड है, प्लस माइनस 5%, सॉरी 5%, प्लस माइनस 5% क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5% हो जाएगा। तो इस तरह से कलर मेथड से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये ध्यान देना है कैसे निकलेंगे। फिर से वही आ गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rx है, जो कि हम लोग फाइंड आउट करना है। PAB कितना है, PAB कितना है 400 है, ये 400 ओम है। QBC 200 ओम है और ACD कितना है 12 ओम है। तो मैंने बताया था Rx इक्वल टू कितना बताया था, R2 इंटू R3 बाई R2 इंटू R3 बाई R1। R2 कितना है, R2 R3 ऐसे मल्टीप्लाई करो 200 गुने 12 बटा R1 कितना है 400, ठीक है। ये कट गया, 2 2 4, 2 6 12, 6 आंसर हो जाएगा। आसान, कितना आसान है, देखे कितना आसान है। देखे, आपको केवल याद रखना है कि किस तरह से वैल्यू निकालना है। तो मैंने बताया कि वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ना अननोन है, इसका वैल्यू निकालना है। जो पूछ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात, अजात नहीं गलत है, अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो आरडीसी ये है, इसका मान ज्ञात करना है, कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके इससे भागा दीजिए, हो गया 6 ओम आएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V। अब ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे V हो जो है इसका वोल्ट मीटर वोल्टेज कितना होगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो है ना सारी सर्किट किस चीज में है, सीरीज में है, सीरीज में है, यहाँ से यहाँ तक सीरीज में है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेक है, कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो जब यहाँ वोल्टेज लगाइएगा तो जो यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए हैं सीरीज में वही वोल्टेज यहाँ वोल्ट मीटर पर कहीं भी ब्रेक होगा तो वही वोल्टेज मिलेगा। यही कारण है कि आपका तार कहीं बीच में टूट जाता है डोमेस्टिक वायरिंग में भी, वहां पे आप चेक करते हैं तो सेम वोल्टेज मिलेगा, वो 230 वोल्ट ही मिलता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वही मिलेगा। और अप्लाइड वोल्टेज कितना है दिख नहीं रहा, 2 डिजिट में, इसका मतलब 18 वोल्ट होगा, 18 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना वोल्ट अप्लाई किया हुआ है 18 वोल्ट, ये 18 वोल्ट। तो सीरीज में है इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर यही समानांतर क्रम में होता, पैरेलल में होता, तब सेम वोल्टेज नहीं मिलता। मान लो कि अगर कोई सर्किट इधर रहता तो फिर यहाँ पे सेम वोल्टेज नहीं मिलता, बाकी वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो जाता है, इधर। किरचॉफ वोल्टेज नियम के हिसाब से, किरचॉफ के दूसरे नियम के हिसाब से जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस लूप में, एक पर्टिकुलर लूप में क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी पर्थ का उपयोग कहाँ है। तो भाई बल्ब को हम लोग ऐसे ऐसे कहाँ जोड़ते हैं, देखिए आप लोगों ने ऐसे ऐसे सीरीज में कहाँ बल्ब को जोड़ते हैं। तो घरों में जो छोटी छोटी टीनी बल्ब सजावट उजावट के लिए जो आता है वो बल्ब सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर संयोजन नहीं, लाइटिंग सर्किट्स इन होम, शंट रेजिस्टेंस इन एमीटर, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर। तो सीरीज में हम लोग ये भी नहीं, लाइटिंग सर्किट होम में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। घर में जो बल्ब आपके जुड़े हुए रहते हैं किसमें रहते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ठीक है। अगर ये जो अगर घर में जो भी लाइट तार जा रहा है तो यहाँ से आप निकालते हो, फिर बल्ब डाल देते हो, स्विच डाल देते हो, यहाँ न्यूट्रल में डाल देते हो, ये लाइन हो गया। फिर दूसरा इधर से लेते हो तार, फिर एक स्विच डालते हो और फिर इसे न्यूट्रल में इसी में डाल देते हो, ठीक है। इस तरह से सीरीज में नहीं डालते हैं, सीरीज में बल्ब नहीं रहता। सीरीज में अगर बल्ब रहेगा तो क्या होगा, वोल्टेज जो है ना आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ समान वोल्टेज मिलेगा आपको। यहाँ 240 वोल्ट अगर लगाए 230 वोल्ट तो हर एक पॉइंट पर सबको मिलेगा 200, हर एक बल्ब को मिलेगा 230 वोल्ट। अगर सीरीज में डाल दिए तो क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 150 वोल्ट ले लेगा, ये 50 वोल्ट ले लेगा। इस तरह से जो प्रतिरोध है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर जलेगा कैसे लाइट।
इसलिए घर में जो लाइट्स होता है वो कौन से कनेक्शन में होता है, पैरेलल या समानांतर क्रम में होता है। शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट जो होता है वो, शंट का मतलब यह है कि ऐसे पैरेलल में जुड़ा जाता है, पैरेलल में, ये जो मीटर है ना इसका पैरेलल में जुड़ा जाता है शंट, ठीक है, समानांतर क्रम में जुड़ा जाता है पास करने के लिए। शंट जो रेजिस्टेंस होता है ना, मीटर का अगर रेंज बढ़ाना है तो वो 50 एम्पियर की मीटर है, अब उसको उसका रेंज बढ़ाकर हमें 100 एम्पियर उसे मेजर करना है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। याद रखिए क्वेश्चन से, एग्जाम के क्वेश्चन से, मेजरमेंट जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन है। और वोल्ट मीटर में अगर हमें अगर वोल्ट मीटर का अगर हमको रेंज बढ़ाना है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, मल्टीप्लायर रेजिस्टर या मल्टीप्लायर प्रतिरोध, इसको हम लोग यूज करते हैं। अंतर यही है कि जो अमीटर होता है, अमीटर में शंट जो होता है, शंट रेजिस्टर जो होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं सीरीज में या श्रेणी क्रम में, लेकिन अगर वोल्ट मीटर वहीं पे है तो जो मल्टीप्लायर रहेगा, मल्टीप्लायर हम लोग जोड़ेंगे, वो किस में रहेगा, सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दिया, यह शंट जो होता है ना वो समानांतर क्रम में जुड़ता है, और मल्टीप्लायर किस में रहता है, सीरीज में होता है। मल्टीप्लायर किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसे दो क्वेश्चन और आपको मिला कि अमीटर को रेंज को बढ़ाने के लिए शंट प्रतिरोध को किस तरह का प्रतिरोध जोड़ते हैं, शंट प्रतिरोध। कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में या समानांतर क्रम में। और वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लायर प्रतिरोध, और उसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलता है 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट्स। सीरीज श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। सपोज ये प्रतिरोध है और यहाँ पे प्रतिरोध है और गलती से ये जल गया है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई करंट ही नहीं फ्लो होगा। जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो क्या होगा, सर्किट आपका कोई कुछ भी जलेगा ही नहीं। अब देखते हैं क्या है, खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं, ऐसे नहीं है। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन ओपन रेजिस्टर, खुले प्रतिरोध में भी पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। धारा कैसे बढ़ेगी, रास्ता ही नहीं है, धारा बढ़ेगी कैसे, तो खुल गया है यहाँ पे तो खुला हुआ है, कैसे धारा बहेगी। नेक्स्ट है, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या कितना वोल्टेज दिखेगा, जो यहाँ पे वोल्टेज हम लोग लगाए हुए हैं 24 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी, वो यहाँ पे दिखेगा, ये सही है। अभी थोड़ी देर पहले भी तो जो क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन आया था ना, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वोल्टेज, तो ये यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया वही यहाँ पे आएगा। सेम क्वेश्चंस का डुप्लीकेट थोड़ा सा आपको लिख करके दे दिया है कि श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खुला प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, जो भी वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है वो वोल्टेज आपको वोल्टमीटर में दिखेगा, ठीक है। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा, ये भी गलत है, ये सही है, क्लियर। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया, चलते हैं 26वां क्वेश्चन पे। आर्थिक प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। अब ये देखिए समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको इस तरह का पहले भी मैंने आपको बताया था, कितना ओम है दिख भी नहीं रहा है ठीक से, 40 ओम लग रहा है, ये 60 ओम लग रहा है, ये 12 एम्पियर लग रहा है, और ये आर इक्वल टू क्या है लिख रहा है, आर एक्स क्या है। तो इसके लिए मैंने बताया था ये 24 वोल्ट है, तो हम लोग देख ले आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम के नियम के हिसाब से, ओम्स लॉ से। एक क्वेश्चन इस तरह का बनाया था ना मैंने पहला, V इक्वल टू आई आर, इसलिए R इक्वल टू कितना हो गया, V बाई आई। V कितना है 24/12 इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम हो गया ना, R इक्वल टू हो गया 2 ओम, क्लियर कट। अब जो है यहां से यहां तक हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस कितना है, ये R यहां से यहां तक हम लोग निकालेंगे तो ये किसमें समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं 1/R इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है ना। अब R1 कितना है 1/40 प्लस 1/60 प्लस 1/R3, ये पता नहीं कितना होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 120, ठीक है 120, और ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 2 प्लस 1/R 5/120 इक्वल टू 1/R। अब जो है R इक्वल टू कितना हो गया, इससे से R इक्वल टू मिल जाएगा 12 सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूं 120, यहाँ पे रुक जाओ, हाँ 1/40 प्लस 1/60, ये हो गया आपका 120, 3 प्लस 2 प्लस 1/R, ठीक है। ये RX है, ये RX, सॉरी ये कंप्लीट रेजिस्टेंस है R, ये R3 की जगह पर RX लिख रहे हैं सो दैट हमें पता चलेगा ये RX जिसका कि हम लोगों को वैल्यू निकालना है। ये हो गया 5/120 प्लस 1/RX। अब ये कितना है 1/R इक्वल टू है, तो 1/R, R पहले कितना आया था हमारा, यहां से 2 ओम आया था, 1/R इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो दोनों को बराबर कर देंगे इसको, तो 1/2 1/R की जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसके जगह पे ये लिख दिया 1/2 इक्वल टू 5/120 प्लस 1/RX, इसको इधर लेकर के आया 1/RX इक्वल टू 1/2 माइनस 5/120, ठीक है। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 24 आ रहा है 24, तो ये हो गया 1/2 24, 12 माइनस 1/24, 11/24, 24/11, ये आ गया 24/11। आई थिंक ये जो हम लोगों का यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसमें प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है इसलिए हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है, अदरवाइज यही मेथड रहेगा, इस मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। ये फट गया है इसलिए दिख नहीं रहा, थोड़ा इमेज जो है ना इसकी क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन यही तरीका है कि पहले आप 1 इसका यहां से यहां तक कितना R होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, किससे, इस फॉर्मूला से 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसमें R1 या R3 जो भी है, तो इसमें ये वैल्यू पता है, R1 का पता है, R2 का पता है, और ये R का मिल जाएगा वैल्यू कहां से, यहां से ये ओम्स लॉ से 24/12, ये R का वैल्यू मिल जाएगा, उसको आप दे दीजिए, लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ एबी पॉइंट्स आर शॉर्टेड। बोल रहा है कि अगर इसको शॉर्ट कर दिया आपने, ये इस पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, तो क्या अंतर होगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, इसका परिपथ का प्रतिरोध जो है ना शून्य हो जाएगा। सेम करंट विल फ्लो इन और ब्रांचेस, भाई कैसे पड़ेगा, ये शॉर्ट कर दिए तो ये तो हो गया 0 ओम, और 0 ओम पैरेलल में अगर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/0, अगर इस तरह से हम लोग करेंगे 1/R इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा है, तो 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये भी, तो ये जो रेजिस्टेंस सर्किट का वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब आप पैरेलल में 0 कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, ये आंसर सही है। सभी शाखाओं में समान धारा कैसे प्रवाहित है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी का कम है, तो समान कैसे प्रवाहित होगा, नहीं होगा। प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, और टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच, कुल प्रतिरोध परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान होगी, नहीं ये भी गलत है। तो आपका आंसर यही होगा कि सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट चले, थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें क्या दिया हुआ है, 2 आंसर सही लग रहा है। 0 इसलिए नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि 0 इसलिए नहीं होगा कि वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो
क्लोज टू जीरो यहाँ पे होगा, क्लोज टू जीरो, एंड सेम करंट विल फ्लो इन ऑल ब्रांचेज, ये तो सही है ही नहीं। सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच, ये भी सही लग रहा। तो लेट अस सी क्या आंसर दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको मार्क करना होगा। हम इसका आंसर की से चेक कर ले रहे हैं सो दैट आपको मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 27 बी, क्वेश्चन नंबर 27A, ठीक है, यही लिखा है सर्किट रेजिस्टेंस विल बी क्लोज टू जीरो, ये आंसर यही ठीक है जो मैं बता रहा था। नेक्स्ट है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है, इसमें से कौन सा है? तो बैरिस्टर में हमने देखा था, क्या देखा था, कब देखा था, हमने बोला था कि जब स्पार्क जब उत्पन्न होता है, जब वहां गर्म होता है, एक मिनट, हाँ भैया, थोड़ा सा क्लास लेते ही करते हैं, वीडियो बनाओ तुम बोला, अच्छा ठीक है, 1.5 दिन के बाद मिला था, मिलता है खाए के आओ तुम आ जाए। तो ये जो है ना वेरिस्टर्स को मैंने बताया कि ये कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, ये निगेटिव हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है। दूसरा है सेंसिस्टर, अब ये लाइट डिपेंडेंट का भी, ये भी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जैसे लाइट पड़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। थर्मिस्टर आई थिंक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, देख लेते हैं, ये हमने डिस्कस किया था ना। देखिए थर्मिस्टर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सेंसिस्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेंसिस्टर, तो इसमें आंसर क्या होगा, सेंसिस्टर होगा, क्या होगा आंसर, सेंसिस्टर, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है और ये फिर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर तापमान गुणांक, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में अगर घट रहा है तो उसको निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो इससे ये जो है ना वेरिस्टर, थर्मिस्टर और लाइट डिपेंडेंट, ये सब क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, कितना विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इसका सूत्र क्या है। तो हम लोग को जानते हैं करंट कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है कितने समय तक प्रवाहित हो रहा है, वो विद्युत की मात्रा क्यू डिसाइड करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्यू जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता है आई इंटू टी, तो इसलिए आंसर 1 सही। वोल्टेज इन करंट V इंटू आई, ये क्या है, V इंटू आई, ये क्या है, P है, ये क्या होता है, P होता है। और करंट I इंटू आर, ये क्या होता है, V होता है, IR। और ये क्या, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, VR, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो करंट इंटू टाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस दो चीजें होती है, रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध बोलते हैं, ये किसी पदार्थ की प्रॉपर्टी है जिससे उससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, चालकता, ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे वह उससे होकर के विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होता है, उसको चालकता बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो विद्युत धारा है प्रवाह हो रहा है उसका विरोध करता है, प्रवाहित नहीं होने देता है। और कंडक्टेंस क्या आता है, उसमें से प्रवाहित होने देता है। तो इसका आपको पता है यूनिट क्या है, इसका यूनिट है ओम, ठीक है। और कंडक्टेंस का यूनिट इस तरह से हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं और इसको बोलते हैं महो, महो, ये नहीं रहता है, कुछ नहीं है, महो, ये ओम है और ये हो गया महो, तो आंसर क्या हो जाएगा, महो। याद रखिएगा कंडक्टेंस
चालकता की इकाई क्या है, महो है। आपका आईटी में 3-4 बार आया है। नेक्स्ट है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन में कौन सा परिभाषित करता है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट, ये देखिए RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। T0 क्या है, R0 क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो प्रतिरोध है R0 है। T0 क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर हो गया। T क्या हो गया, प्रेजेंट टेम्परेचर हो गया। उसमें रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन 1 डिग्री तापमान में परिवर्तन होगा। तो प्रतिरोध कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। क्या बोलते हैं, तापमान गुणांक। ये है अल्फा, यहाँ पे अल्फा जो है ना, ये क्या है, तापमान गुणांक। तो इसको हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं, मैंने करवाया भी है इस पे आपको एमसीक्यू। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ाया था, उसमें हमने बताया हुआ। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट पोलरिटी ऑफ बैटरी। अगर आप एक बार में पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो 2 बार भी देखिए। मैं जानबूझ करके एक शॉर्ट में बना रहा हूं सो दैट आपको बार बार खोलना ना पड़े, अदरवाइज रिलैक्स हो जाते हैं, चलो पूरा तो हो ही गया। एक बार में अगर नहीं देख पा रहे हैं तो 2 शॉर्ट में देखिए और बार बार कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। बैटरी का ये करना है, चल लौह अमीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर, चल लौह वोल्ट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर। तो अगर बैटरी का पोलरिटी चेक करना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। क्या यूज करते हैं, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, सॉरी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। अब हमें समझना है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर और मूविंग आयरन वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हमने कंपेयर किया हुआ है। मूविंग आयरन मीटर जो होता है उसमें क्या होता है, ये कुंडली होती है, वो उसमें 2 आयरन का पीस होता है, दोनों को एक साथ मैग्नेटाइज करता है और दोनों क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। भाई सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वहीं पर दोनों रखा हुआ है, उसमें एक फिक्स है, घूमता, एक मूव करता है और उसमें स्पिंडल और लगा दिया जाता है नीडल, तो क्या होता है, तो घूमना शुरू होता है। तो मूविंग आयरन मीटर जो होता है ना, एसी और डीसी दोनों पर यूज करते हैं, क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, ये आरएमएस वैल्यू पे काम करता है, इसलिए ये क्या करता है, दोनों एसी और डीसी दोनों के लिए यूज होता है। और इसका स्केल नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर का मतलब ये हो कि ऐसे जो स्केल्स है ना, ये जो स्केल्स है, देखो देखिए इतना, ये स्केल्स इस तरह से होता है, 0 1 2 इस तरह से। फिर देखिए क्रैम्प हो गया ना, नजदीक नजदीक आ गया, तो ये इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। आरैखिक स्केल पहले भी आया था ना, एक आरैखिक स्केल, आरैखिक स्केल आया था ना, ओम मीटर का आरैखिक स्केल क्यों होता है पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन पीएमएमसी में क्या होता है, डीसी के लिए ही यूज करते हैं। और लीनियर स्केल होता है, लीनियर का मतलब ये जो होगा ना, बिल्कुल बराबर बराबर जगह पे मार्क रहेगा, और ये एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भाई मूविंग आयरन मीटर किस तरह का वैल्यू को मेजर करता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर की। मीटर का मतलब ये हो गया जो वोल्टेज और करंट मेजर कर रहा है ना, उसी की बात कर रहा है। वो 2 तरह का होता है, परमानेंट मैग्नेट और परमानेंट मूविंग कॉइल। जो वोल्ट मीटर और मीटर जो यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, मापने के लिए, और करंट मापने के लिए जो यूज करते हैं, उसी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस रजिस्टर R2। अब ये दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें रजिस्टर R2 है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो कहां पे R2 दिया, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान बताइए। तो ये सीरीज में ऑलरेडी है, और ये 100 ओम दिख रहा है, 100 ओम दिख रहा है, ये 200 ओम्स दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, 300 है या 400 है, आई थिंक 300 होगा, और ये 400 ओम्स हो गया, और ये 50 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है, करंट निकाल लेना है। V इक्वल टू आई इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ से। आर कितना हो गया, V बाई, V कितना है 50, V कितना है 50,
और आर कितना हो गया, सीरीज में श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देंगे, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, 4 3 7 9 10, 1000, 50 बटा में 1000 एम्पियर, 50 बटा में 1000 एम्पियर आई हो गया। अब आपको किसके अगेंस्ट में पूछा, R2 के लिए, इस पे पूछ रहा है V कितना होगा, V इक्वल टू कितना होगा, I इंटू आर। उसके थ्रू सेम करंट सब में फ्लो हो रहा है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। I कितना आया, 50 बटा में 1000। कट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि फिर फालतू में टाइम वेस्ट होगा, बाद में कट कर लेंगे आसानी से। R कितना हो गया, 200। अब कट कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, कितना आ गया, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आंसर हो गया, 10 वोल्ट आंसर हो गया। आसान सा है, बहुत आसान है। तो आपको करना क्या है कि पहले करंट निकाल लेना है, यहाँ पे आई कितना करंट है, सेम करंट इधर से फ्लो हो रहा है। जब एक बार करंट निकल जाएगा तो रेजिस्टेंस में करंट को आर इंटू आई कर दीजिएगा, आई इंटू आर कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा आपको, भी। ये गुना है, गुना का चिन्ह है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आई इंटू आर। ठीक है, ये 50 वोल्ट है, 50 बटा 1000, ये आई का वैल्यू आया था, आई का वैल्यू आया था ना यहाँ पे, आई का वैल्यू, उसी को हमने रख दिया वहां पे आई पे। आर का वैल्यू ये 200 के, अब यहीं पे अगर इसके अगेंस्ट पूछता तो 100 ओम से मल्टीप्लाई करते, आर के जगह पे यहाँ जो 200 लिखा है ना 100 से हो जाता है। R4 में पूछता है तो 400 से, 200 की जगह पे 400 से मल्टीप्लाई करते, और इस तरह से वोल्टेज आपको निकल जाता है। ओम्स का सिंपल नियम है। देखिए, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का उपयोग क्या है भाई, घरों में तो पैरेलल समानांतर सर्किट यूज होता है, मैक्सिमम जगह पर तो समानांतर सर्किट यूज होता है। आखिर सीरीज सर्किट का कहां पे उपयोग है, ये देखिए। तो सीरीज कहां पे यूज करते हैं, फ्यूज इन सर्किट। हाँ, फ्यूज को सीरीज में लगाया रहता है, देखिएगा इधर स्टार आएगा आपका, इधर से निकलेगा, ठीक है। ये जो है ना फ्यूज हम लोग लगाते हैं, फ्यूज किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ध्यान याद रखिएगा। फ्यूज परिपथ में जो फ्यूज लगाते हैं, कहां लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 ओम से 100 ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। 1 ओम से 100 ओम तक कौन सी विधि मापन सबसे बढ़िया है, ये हम लोगों को देखना है। ओके, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बताया था ना आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज वो सबसे बढ़िया रहता है लो रेजिस्टेंस के लिए। 1 ओम से 100 किलो ओम तक व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ज्यादा बेटर होता है। मैंने बताया था ना आपको, ये नॉन रेजिस्टेंस R1 होता है, ये नॉन रेजिस्टेंस R2 होता है, ये जो है अननोन रेजिस्टेंस RX होता है, और ये जो है ना R3 होता है। ये मल्टीप्लाइड है। और यहाँ पे जो है ना गैल्वेनोमीटर होता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर इधर दोनों के बीच में होगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है, और इसको जो है ना, इसको निकालने के लिए हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर होता है बीच में, इसको निकालने के लिए मैंने बताया था R2 इंटू R3 में R1, RX निकल जाएगा जो अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये सिंपल सा मेथड्स है जिससे कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आ गया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बताया था ना, R इक्वल टू सिग्मा L बाई ए। तो एसआई इकाई पूछ रहा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। पहले भी मैंने बताया था, R का यूनिट हो गया ओम, ए का हो गया मीटर स्क्वायर, और एल का हो गया मीटर। मीटर स्क्वायर से ये कट गया, कितना बच गया, ओम डैश मीटर, यही होगा ओम डैश मीटर। सी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर, विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ये पूछ रहा है क्या है, फिर से वही बता रहा हूं, बीबी रॉय वाला फॉर्मूला, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। चलिए
अब इसे ये कीजिए ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, देखिए 3 नंबर, तो पहला प्लेस में 3 होगा, दूसरे प्लेस में 3 होगा, उसके बाद में 10 का पावर होगा तीसरे वाले में। रेड, रेड क्या है 2 है, और इसके बाद क्या है सिल्वर, सिल्वर का प्लस माइनस 10%, ये वैल्यू हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है, कहीं पे 330 प्लस माइनस 5%, 333 होगा, प्लस माइनस 10%, 33,000, 33 100, 3300। फिर इसमें कुछ मुझे दिक्कत लग रही है, आपको होगा 3 इंटू 3 33 गुने 100 प्लस माइनस 10%, सिल्वर है तो 10% होगा ही, जहां पे 10% वही या तो ये ठीक होगा या फिर ये ठीक होगा। ठीक है, 4 जीरो दिखा रहा है ये लो, लेकिन ये क्या है, तीसरा क्या है, रेड है, रेड का क्या है बी बी रॉय 2 ही होगा, 100 3300। यहाँ पे गलत आंसर में दिया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर के लिए होना, हाँ सॉरी गोल्ड में, हाँ 10%, 3300, ये 3300 आ गया ना, ठीक तो है, प्लस माइनस 10%, ये होगा आंसर। ठीक है, बी, कौन सा आंसर हो गया, बी। आगे बढ़े, 38 खत्म ही है, 2-3 क्वेश्चन और होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शंट रेजिस्टेंस आर यूजिंग सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट। इसमें जो है ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका यूज क्या है, क्या उपयोग है, परिपथ में धारा को सीमित करना, मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, संकेतक को शून्य करना, परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो ये जीरो एडजस्टमेंट के लिए होता है। ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि कभी यूज करते करते थोड़ा स्केल ग्रेजुएट हुआ और जीरो रेजिस्टेंस अगर यूज करना है तो वहां पे जीरो रेजिस्टेंस, जीरो सेट करने के लिए हम लोग ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया रहता है मीटर में। नेक्स्ट है व्हिच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट्स द हीट जनरेटेड इन कंडक्टर। कौन सी विद्युत राशि चालक में उष्मा उत्पन्न करने को प्रभावित करती है। कौन सी विद्युत राशि है जो कि उसमें चालक में उष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, वो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, तो उससे जो प्रवाहित धारा है ना, वही विद्युत राशि चालक में उष्मा जो उत्पन्न होता है उसको प्रवाहित करती है। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ द करंट होगा, क्योंकि H का मतलब हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड, ये कितना होता है, ये होता है I स्क्वायर आर। इसलिए करंट थोड़ा सा बढ़ाइएगा ना तो उसका दुगना हीट उत्पन्न जो होगा, जो पहले था ना उसका दुगना हो जाएगा। दुगना अगर करंट बढ़ाइएगा ना तो हीट 4 गुना प्रोड्यूस होगा, 4 गुना अगर करंट बढ़ाएंगे तो 16 गुना प्रोड्यूस होगा हीट। तो इस तरह से I स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, I स्क्वायर आंसर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द करंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड। अब देखिए पहले जो हम लोग एक तरह क्वेश्चन किए थे उसमें क्या बोल रहा था, डायमीटर को डबल किया गया था, डायमीटर को डबल किया था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है ए, वो क्या हो गया था, 4 गुना हो गया था, 4 गुना बढ़ गया था। हमने निकाला था ना, हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर से। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, ए को बोल रहा है क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2 कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि आधा हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज 2 टाइम, 2 गुना कम हो जाता है, 2 गुना देखो बी हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुना कर रहा है। पहले इसके पहले जो सवाल हम लोगों ने किया था उसमें हम लोग क्या दुगुना कर रहे थे, डायमीटर, व्यास को दुगुना कर रहे थे। जब व्यास को दुगुना कर करके ए निकाल रहे थे तो ये ए निकाल रहे थे तो ये 4 गुना बढ़ जा रहा था। अगर किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्यास को दुगुना कीजिएगा तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ा था, यहाँ पे
2 गुना बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। R4 ये जो करंट सर्किट है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें क्लियर नहीं है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को R निकालना पड़ेगा। R कितना हो जाएगा, ये देखिए ये सीरीज में है इतना, ये सीरीज में है और ये सीरीज में है, मतलब R1 प्लस 1/R2 इंटू R3 बटा में R1 प्लस R2, वही फॉर्मूला है जो आपको बताया था 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से ये दोनों का निकाल लिया तो इतना आएगा प्लस 1/R4। अब इसमें R जैसे निकल जाएगा आप V/R यूज कर करके आप I का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और I का जब वैल्यू निकल जाएगा तो R4 का जो R4 के VR4 जो होगा वो होगा R4 इंटू I, और इस तरह से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा। ये वैल्यू दिख नहीं रहा है इसलिए गलती होने की संभावना है। आई थिंक ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है। हम लोग देख सकते हैं 40 इंटू 60 अगर हम लोग निकालना चाहें तो 40 इंटू 60, R1 कितना है, R1 हो गया 30 प्लस 40 इंटू 60/100, 24 प्लस 1/50, 1/50, 1 ये 1 नहीं सीरीज में है ना 50, 50 हो गया, ये हो गया 24/100, एक 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 एक, ये हो गया 24, 30 50 80 तो 104 हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्वल टू 104 हो गया, 104 V/R, V कितना है 220 वोल्ट, 220 बटा में कितना आया था 80 और 20 104, 104, ये हो गया आपका I, और रेजिस्टेंस जो होगा ड्रॉप जो होगा वो होगा V/R4 इक्वल टू I इंटू R, 220 गुना 50 बटा में 104। अब जो आएगा वही आपका आंसर होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। मैंने बताया है कि LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर क्या होता है, LDR का क्या होता है कि जैसे जितना ही लाइट आप उस पर डालिएगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो LDR है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट पावर ऑफ डीसी सर्किट। पावर कैलकुलेट करना है, P कितना होता है V इंटू आई, या I²R भी होता है। अगर आप इसी में अगर V इक्वल टू IR डालिएगा तो आपका I²R आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R, पावर का पूछ रहा है, वोल्टेज इंटू टाइम नहीं, वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई है ना, वो करंट धारा इंटू वोल्टेज, ये आंसर होगा पावर का। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी लोग छोड़ करके आते हैं, ठीक है। गर्म प्रतिरोध हॉट रेजिस्टेंस इतना का प्रतिरोध क्या होगा तो हमने पहले भी बताया था आपको कि R अगर निकालना है तो V²/P, ये निकाला था ना मैंने, शुरू वाला देख लीजिएगा स्टार्टिंग में। तो V का कितना है 250 गुने 250/200, ये कैंसिल हो गया, 625/2, द्वितीय 6 0 सॉरी 1 600, 2 से भागा दे, 2 3 6 1 2 2 4 0.5 ओम, 312.5, हाँ ये आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक इसके बाद 2 क्वेश्चन और है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? भाई ये ओपन है, ये जो रेजिस्टेंस है ना वो टूट गया है बीच से, ओपन है। अब यहाँ पे हम लोग अगर ओम मीटर लगाएंगे, ओम मीटर, और मापेंगे कि कितना हो रहा है, तो क्या आएगा? अनंत आएगा, अनंत, या फिर इंफिनिटी, इंफिनिटी आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है समानांतर पथ में जुड़े हुए 50 ओम्स, 220 ओम्स और 450 ओम 60 प्रतिरोध में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा का प्रवाह होगा? ये बोल रहा कैसे समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ये 50 ओम है, ये 220 ओम है, इसके बाद 450 ओम है, उसके बाद 560 ओम है। तो पूछ रहा है कि सबसे जो कम धारा का प्रवाह किसमें होगा? तो जिस सर्किट में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सब में सेम होगा, वोल्टेज सब पॉइंट पे सेम होगा, यही समानांतर क्रम होता है, सब पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा। जितना वोल्टेज यहाँ पे आप अप्लाई किए हैं 230 वोल्ट या 250 वोल्ट, वही वोल्टेज हर एक पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो सबसे कम धारा जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है उसी में फ्लो होगा, तो इसलिए 560 हो गया, 560 ओम हो गया। पानी थोड़ा सा पानी ले मिला। नेक्स्ट है ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ये जो चीजें है ना, आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। हालांकि इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये ओम पर सीएम क्यू, ये माइक्रो ओम पर सीएम क्यू, तो ये जो यूनिट्स है ना गलत दिया है, यूनिट जो है कोई भी सही नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कुछ जो चीजें हैं, कुछ मेटल्स है, उसका याद रखना पड़ेगा, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम। तो सबसे जो बढ़िया कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, वो होता है सिल्वर। सिल्वर से अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। उसके दूसरा नंबर पर कॉपर आता है, ध्यान रखिएगा। सोना सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है। सिल्वर के बाद भी सोना का नंबर नहीं आता है, सिल्वर के बाद कॉपर आता है, तब जाकर के सोना का नंबर आता है, और लास्ट में एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो आपको कॉपर का जो है 1.68 इंटू 10 टू पावर 8 ओम मीटर होता है, 1.68 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर होता है। 68 नहीं है, वही अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, ओम मीटर होगा, ओम मीटर। 1.72 अगर ओम मीटर है यहाँ पे, तो हम लोग उसी को लिखेंगे। ठीक है, कौन सा है? 47 ओम मीटर अगर यहाँ पे रहेगा, ओम मीटर, चाहे ओम सेंटीमीटर लिख रहेगा, तब हम लोग इसको लगाएंगे। सी दिया हुआ बट इसमें यूनिट गलत है। नेक्स्ट है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी में मैंने क्या बताया था, R इक्वल टू L बाई A। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, A। ठीक है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए इस पार्ट 1 का। आशा है आप लोग समझे होंगे। एक शॉर्ट में नहीं, 2 शॉर्ट में देखिए, 2 शॉर्ट नहीं 3 शॉर्ट में देखिए, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। और कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप 100 में 100 नंबर लाएं, और न केवल ITI के CBT एग्जाम में बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम में भी अच्छा करें। अच्छा करने के लिए पढ़ना होगा, अच्छी तरह से पढ़ना होगा। आपने देखा कितने कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट बना लीजिएगा। एक तो किताब है इलेक्ट्रिकल का, एक किताब है फीडर का। एक किताब पढ़ने से आपको नौकरी मिल रही है तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? भाई सोने से कुछ नहीं हासिल होता है, करनी पड़ेगी मेहनत, तभी आप चढ़ पाइएगा सफलता की सीढ़ी पे, और छू पाइएगा आसमान को, और अपने सपनों को साकार कर पाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्द मैं हाजिर होऊंगा इस टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।